आप लोगों ने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और आप में से बहुत लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा और बहुतों का अच्छा गया, बहुतों का नहीं भी गया होगा। तो आज का जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि नीट अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको नीट करना है, तो आप क्या क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और क्या क्या मिथ है नीट को लेके लोगों के मन में, वो भी जान लीजिए। मैंने कहा ना, जब किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड की पूरी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। आधी जानकारी बहुत खतरे की घंटी होती है, हाँ कि ना। तो वैसे ही सेम नीट की फील्ड के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है नीट का आपको पता होगा कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की, पहली चीज़ कि नीट पहले कौन लेता था और अब कौन लेता था। आपको पता है कि नीट आज से 2 साल पहले लेता था CBSE, वही CBSE नीट एग्ज़ाम, वही CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम लेता था। लेकिन CBSE के अंडर चीटिंग होने लग गई थी, बहुत चीटिंग हो रही थी। तब एक नई संस्था बनाएगी सिर्फ टेस्ट पेपर लेने के लिए, जो इंडिया के सारे एग्ज़ाम लेगी, इवन UPSC SSC सारे एग्ज़ाम वो लेगी, और वो बनाया गया NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। जितने भी सरकारी पेपर होते हैं वो सब यही लेती है। माने कि नीट किसके अंडर आ गया? NTA, कि भाई हम लेंगे और हम नहीं कराएंगे चीटिंग। इसीलिए NTA के जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपने देखे हैं। क्योंकि पहले भी CBSE रूल लगता था लेकिन तब भी चीटिंग होता था, लेकिन अब NTA ने कैसे कुछ ऐसे पैरामीटर्स आके चीटिंग नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि सर नीट ना, पहली चीज़ नीट करने के लिए क्या चाहिए, मतलब क्या ऐसा होता है कि, मतलब पहला मेरा जो टॉपिक है आज का, रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं नीट को क्वालिफाई करने के लिए। अब आधों को वहम ये होता है कि सर देखो ऐसा है, बहुत हाई क्यू लेवल जिसका होता है ना, सिर्फ नीट वही निकाल सकता है। ऐसा ही है हमारे हिसाब से। हम क्या मानते हैं, जो सर बचपन से लेके अब तक बहुत होशियार रहा है, हर क्लास में टॉप मारा है, 90% 95% जो नंबर लेकर आया है, हमारे हिसाब से वो डॉक्टर बनने के काबिल है। और जो आज तक बड़ी मुश्किल से पास होता है, हम कहते हैं ये डॉक्टर नहीं बन सकता। हम लोगों ने डॉक्टर्स वो बना भी नहीं, उससे पहले हमने उसके पास को देख कर उसको डॉक्टर जज कर डाला। बुरा नहीं कह रहे आप, सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको हाई IQ लेवल चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए IQ लेवल से हटकर जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है हार्ड वर्क। क्या है? अब आता है सर, अगर आप हार्ड वर्क की बात कर रहे हो तो ऐसा भी हमने कई बार केस देखा, बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है, पूरे साल पढ़ता है, तब भी उसके नंबर नहीं आते। अब आप तो कह रहे हो हार्ड वर्क है तब भी नहीं आ रहे, या सुनो। तो हार्ड वर्क के बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है कंसिस्टेंसी। पता नीट में सबसे पहली गलती बच्चा ड्रॉप में क्या करता है, क्यों सिलेक्शन नहीं होता, क्यों 12 लाख पेपर बच्चे देते तो सबके सिलेक्शन 10 या 20 ज़रूर है। कारण मेन सुन लो, शुरू में क्या होता है ना, जोश बहुत होता है। आप दुनिया की किसी भी नई फील्ड में जाएं, शुरू के 4 दिन तो जोश बहुत ज़्यादा होगा। जब साइंस भी लोगे तो 4 दिन तो जोश बहुत था, उसके बाद जोश क्या पड़ गया, ठंडा पड़ गया। फिर जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले फिर से जोश आता है, लेकिन वहाँ जोश कम, वो डिप्रेशन ज़्यादा आता है। अब हम क्या करते हैं, हमने शुरू के 1 महीना पढ़ा, आखिरी के 1 महीना पढ़ा, और हम ये इमेजिन करते हैं कि हमने पूरे 12 महीने पढ़ाई करी है। तो हम लोगों को बोलते हैं यार मैंने साल भर पढ़ाई करी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या पढ़े थे एक्चुअल में साल भर? अगर मैं एक्चुअल के डेज निकालूँ ना किसी के 1 ईयर ड्रॉपर बच्चे के, उसका महीना भर 30 दिन भी नहीं आएगा जिसमें 30 दिन वो 10 या 12 घंटे पढ़ा हो। मैं 365 में से 30 दिन भी ऐसे बता रहा हूँ कि जिसमें वो, अगर मैं उसके पूरे साल में दिन गिनूँ ना, तूने कोई ऐसा दिन जहाँ वो 10 घंटे से ऊपर पढ़ा हो, 30 दिन नहीं निकलेंगे। अब मुझे बताओ यार, 12 महीने में से आप 1 महीना ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, डेली 4 घंटे बैठने का दिखावा कर रहे हो, ठीक है। और आप शुरू में तो पढ़ रहे थे, बीच में आपने ढील कर दिया और आपने एंड में चालू कर दिया। अब घर वालों का लग रहा भाई बच्चा तो हमारा पढ़ा है, सिलेक्शन क्यों नहीं है। तब उसके बेस पे ना एक वो एग्जाम्पल बन जाता और लोगों के लिए कि देख वो पूरे साल पढ़ा, उसका तो हुआ नहीं, तेरा कैसे हो जाएगा। तुम्हें पता है एक्चुअली पूरे साल ढंग से पढ़ाई नहीं पढ़ा वो। तो एक दिक्कत क्या है, कंसिस्टेंसी का ना होना। IQ लेवल इतना ज़्यादा मैटर, पता है IQ लेवल एक मीडियम लेवल चाहिए। मीडियम मतलब क्या, 2 + 2/2 कितना होता है, इस लेवल का IQ चाहिए, 2 होता है ना, इस लेवल का। बहुत हाई IQ लेवल नहीं चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, बेसिक सा IQ लेवल चाहिए कि भैया अगर मान लो बॉल गिर रही है MG लगता है, बॉल इतनी ऊपर है NGA से लगता है, बॉल गिर रही है दैट मीन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। इतना बेसिक सा चाहिए, इतना सबका ही होता है। अब IQ के बाद आता है कि सर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी। सर चलो तीनों है,
और अब भी नहीं हो रहा। तो अब क्या बात है? तो मैं एक बात ना हमेशा बोलता हूँ, मैंने आज विशाल को ही बोली थी कि किसी भी धमाके का रिजल्ट क्या होता है? जब दो चीज़ आपस में कोलाइड करते हैं विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, तभी धमाका होता है। ऐसा ही सेम आपकी पढ़ाई के साथ है। अगर आपको धमाकेदार रिजल्ट निकालना है, इसमें टीचर्स का भी एफर्ट पूरा होना चाहिए और बच्चे का भी एफर्ट पूरा। टीचर को भी अपना रोल अदा करना है और बच्चे को भी अपना रोल अदा करना है। अगर ऐसा हो रहा है कि टीचर अपना रोल अदा करेगा, टीचर ने अपना सारा काम कराया लेकिन बच्चे ने काम नहीं किया, रिजल्ट नहीं मिलेगा। टीचर ने काम नहीं कराया, बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने वाला, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दोनों अगर करने पे आ जाए तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आपको मैं ना एक छोटी सी बात समझाता हूँ। कोई बच्चा जिसके 12th में 50% 40% मार्क्स आए हैं, ऐसा बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। बता दूँ कैसे? बताओ आज कैसे आ सकता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एक बच्चा जो साल भर ड्रॉप करने का डिसीज़न लेता है और साल भर वो ड्रॉप करके पढ़ता है। सोचो डेली के वो 12 घंटे पढ़ रहा है। पहले दिन से ही, अच्छा पहले दिन तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए करते करते 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में वो रिदम ले आया, वो डेली के 12 घंटे पढ़ता है। टीचर ने पढ़ाया, मान लो आज तुम्हारे साउथ सर ने पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया, तुम्हारे साउथ सर ने कहा कि भाई आज जाके 10 क्वेश्चन कर लेना। अब मान के चलो वो बच्चा ऐसा 10 क्वेश्चन नहीं कर रहा, 10 तो करेगा, वो और भी करने बैठ रहा है। मानो वो उससे सर ने जितना कहा है वो उतना तो करेगा, वो उसके अलावा और भी करेगा। माने उसकी खुद की भी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने सर ने कहा 10, वो कर रहा है 100 कर रहा है। डाउट आ रहे, वो बच्चा रेगुलर जाके क्लास के बाद सर से डाउट पूछ, सर डाउट बताना, सर डाउट बताना, रेगुलर पूछ रहा है, रेगुलर। और वो डेली के 12 घंटे पढ़ रहा है मिनिमम। वो बंदा किसी भी यार दोस्त से बात नहीं करता, शादी वादी में जाता नहीं, रिश्तेदार बुरा मान के भाई तू आते हैं तेरी शादी में आएंगे नहीं, कह रहा भाई मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। घर वाले उससे कह रहे भाई चल ले, वो कहीं नहीं जा रहा, सारे यार दोस्त से कष्ट ना, उसको अपने वेशभूषा से मतलब, मैं कैसा भी कपड़े पहन रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसको सिर्फ एक मतलब है, पढ़ाई। और उसको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, मैं हर 3 दिन रिवीजन करूँगा, हर 3 दिन में रिवीजन, हर 3 दिन में रिवीजन, प्रैक्टिस। सोचो ऐसा बच्चा 12 महीने पढ़ता रहे, 12 महीने, और डेली के 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते रहे। एनसीईआरटी को उसने पढ़ लिया, के बाद चैप्टर मान लो बायो का पढ़ लिया, लेकिन वो फिर भी दोबारा पढ़ रहा है, फिर भी पढ़ रहा है। उसको पता मुझे आ चुका, लेकिन फिर भी पढ़ रहा है। बायो के क्वेश्चंस वो ट्राई कर रहा है, उसको बोला गया इतना करना है और वो उतने ही कर रहा है, लेकिन उसको बार बार कर रहा है। ऐसा बच्चा 40% वाला भी होगा ना तो भी सिलेक्शन ले जाता है। अब बताओ सिलेक्शन से बच्चे का क्यों नहीं होगा? रीज़न दो मुझे, आप एक रीज़न दो सिलेक्शन में क्यों नहीं होगा। जो बंदा फिजिक्स का डेली प्रैक्टिस करेगा, डेली डाउट्स पूछेगा, उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी। जो केमिस्ट्री का डेली प्रैक्टिस करेगा, डेली डाउट्स पूछेगा, उसकी बायो की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, बायो अच्छी नहीं होगी। और जब भाई तीनों अच्छी करेगा तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन कब नहीं होगा? शुरू में 2 महीने तो पढ़ लिया, 20-20 घंटे पढ़ लिया, बीच का होगा शांत, टेस्ट मिस कर रहा है, क्लास नहीं ले रहा, दोस्त के जा रहा है घूमने, आधा घंटा लेट आ रहा है, 15 मिनट लेट आ रहा है, बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, ये एंड में 2 महीने आगे पढ़ने के, दोबारा से हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कर रहे हैं, और एंड के 2 महीने बचे, अब वो पेपर देने जाएगा, क्या बोलेगा जो मैं तो साल भर पढ़ाई करती, एक्चुअल में साल भर पढ़ाई। एक बच्चा जो पूरे साल पढ़ता है, ऐसा हो ही नहीं उसका सिलेक्शन ना हो। जितने 1 ईयर ड्रॉपर सेलेक्ट नहीं होते, एक्चुअली कभी 1 ईयर पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो सब डाउट कहाँ है, मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, और बैठे हैं तभी तो आपको MBBS कर पा रहे हैं। मैंने हलवा है क्या MBBS? वही तो कर सकता है जो पूरे साल पढ़ता हो। तो वो ऐसे फिल्टर करता है इंडिया वाला कि भाई वही करेगा जो पूरे साल पढ़ने का दम होता है, जो पूरे साल पढ़ सकता है वही MBBS के काबिल है, तो फिल्टर होकर वही तो लोग जा रहे हैं जो जाने चाहिए, हाँ कि ना। अब जो बंदा साल भर में NCERT उससे 2 महीने में नहीं हो रही है, मतलब साल भर में नहीं हो रही है, वो बोलो भाई तू क्या करेगा, हमारी एनाटॉमी की बुक तो है तो पीछे ही रहे, तेरे से ना हो रही फिजियोलॉजी, तू दूर है, तेरे से तो 1 बुक नहीं हो रही, यहाँ तो 6 महीने के अंदर तो बोलेंगे 10 बुक कर रहे हो, तो कर ही नहीं पाएगा 10 बुक भी। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ना 12 महीने का निरंतर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, जी जान लगा के ये डाल देना आपको। पहले ये इतना क्लियर हो गया? अच्छा ठीक। अब मैंने कहा इसके बाद जो आपको सबसे मेजर फैक्टर ऐड करना है वो करना है रिवीजन का। रिवीजन तो आपका मस्ट होना ही चाहिए। रिवीजन के लिए कोई आपको बोलने नहीं आएगा, मैंने क्या बोला है, और ना किसी को बोलना चाहिए, ये आपका जिम्मा बनता है। मान के चलो ये बंदा कोई चीज़ 5 दिन में भूल जाता है, तो ये रिवीजन ऐड करेगा हर 4 दिन में, हर 4 दिन में। वो भूल जाता है 10 दिन में, तो वो हर करेगा रिवीजन हर हफ्ते में करेगा, यानी कि हर एक का टाइम अलग अलग है ना। तो वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको रिवीजन। लेकिन अगर आप में से कोई ये नहीं करेगा
जैसे मान निशान हम पढ़ चुके हैं चैप्टर, जो पिछला पढ़ चुके हैं, ठीक है, उस समय देखो समझ में आ गया होगा। क्या इस बात की गारंटी कि साल भर बाद तक याद रहेगा? नहीं रहेगा। और अगर तू कहता है सर मैं नोट्स बहुत अच्छे बनाए, ठीक है अच्छे बनाए हैं, यार साल भर बाद जब पढ़ेगा तेरे को सारा आ जाएगा। लेकिन उसको रिकैप रख एक बार, हर 4 दिन रिवाइज कर, साल भर बाद में तू उस चैप्टर को 100 बार रिवाइज करोगे, ऐसा तेरे को याद होगा ना, तेरे को बिना पेन उठाए क्वेश्चन आएगा, आंसर ये रहा, ऐसे बताएगा तू आंसर। क्या तूने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई क्या? एक छोटी सी स्ट्रैटेजी को बार बार अपनाए जा रहे हैं और वो चीज़ बनती जा रही है। ये आपके सामने आपका 12 का एग्जाम्पल दूंगा और बताओ, सीधा आपका एग्जाम्पल है PBR 322 जिसका एग्जाम्पल था, बेटे को पसंद करना पाप है, ऐसे चोमू हर जगह मिल जाते हैं OP। ये एक बार नहीं, हमने बार बार बोला था, और बार बार बोलने का फ़ायदा क्या हुआ? तुम्हें आज भी याद है। क्लास में सिर्फ एक बार बोला होता मैंने आपको, ट्रिक भी ठीक से अभी याद नहीं होती। हर वो चीज़ जो भी आपको याद है बायो में, उसके पीछे की हिस्ट्री निकाल लो, उस सब की रिवीजन मल्टीपल टाइम हुई होगी। और जो अभी आपको याद नहीं है बायो में, उसकी रिवीजन बहुत कम टाइम हुई होगी। इवन जितना आपके दिमाग में आज ज्ञान है, उन सब के पीछे एक ही रीज़न है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन। ये तो आपको ही पता है ना मेरे ज़रा बेटर, कि सर रिवीजन ही हमें सब कुछ करा सकती है। मैं ऐसे मार्क्स कैसे आए? रिवीजन से ही आए ना, सर ने बैठा बैठा क्वेश्चन बोले, करने का प्रैक्टिस पेपर दिए, तभी आए ना 94 95, वरना ऐसे थोड़ी आते हैं। तो हमें तो एक चीज़ पता है सर, रिवीजन हमारा ब्रह्मास्त्र। यानी कि सबसे पहली चीज़ ना आपका, ये सबसे पहला स्टेप है, ये आपका होना चाहिए, आपका IQ लेवल एवरेज, हार्ड वर्क आपका निरंतर, कंसिस्टेंसी, रिवीजन। और सबसे मेन स्टेप जो मैं बोलता हूँ, मतलब मैं सबसे बोलता हूँ, सन्यासी के जीवन जियो पहले 1 साल। यार दोस्त भाई बहन सब भूल जाओ, कौन क्या है क्या नहीं। अपने शक्ल सूरत पे किसी पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना कि भाई अपने पढ़ाई पे, अपने ज़िंदगी का शक्ल सूरत सुधारने का, अपनी इसका नहीं। ये तो जब मर्जी हो जाएगा, पैसा आ गया तो हो ही जाना ये। तो मेन बात क्या है ना, सन्यासी जीवन क्यों? जितना आप आइसोलेट रहोगे ना, उतना आप नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे। कई बार लोग ना आपको बढ़ने देते ही नहीं है। आपको पता है आप कर सकते हो, बंदा आके बोला तेरे बस की नहीं है, आप लगता है हाँ सही तो कह रहे हैं, वो आपका एक ऐसा पॉइंट निकाल देगा जो आपका वीक हो, उसके दम पे आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसी कर देगा कि आप हेल हो जाओगे, आपकी यार छोड़ मेरे से तो होना ही नहीं है। तो इससे अच्छा ऐसे लोगों से तो आप कट ही हो जाओ साल में, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको दुश्मनी कर लेनी है, कट हो जाना है। और साल भर बाद जब तुम्हारा लगे कि हाँ भाई हो चुका सिलेक्शन, तब तुम उसको बैठा के बातचीत करेला कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बन गया करियर तो बन गया। स्नेहा टाइम 2 बजे का था। सर मुझे पता है। बता दिए जब पता है टाइम 2 बजे का है, और मैंने फ्राइडे था ये मंडे का, मैंने फ्राइडे कर दिया ऑलरेडी। सर मुझे पता है, मैम का मैसेज आया कि जिसकी फोटोग्राफ नहीं हुई ना, मेरे को पर्सनली आया। फोटोग्राफ वो तो फिर कल भी दे सकते थे, तो कल तो सैटरडे, परसों जा सकता था, सन मंडे आ सकता था। ये काम ऐसा नहीं कि मैडम बिना फोटो थोड़ी आगे भेज देते कुछ, वो हम भी जानते हैं ऐसा हो सकता ही नहीं है। अब जिस क्लास के लिए हम हफ्ते भर डिले कर रहे हैं, उस क्लास में लेट आना तो खैर अलग ही बात है। अच्छा भाई, तो ये होगा तुम्हारा पहला केस, ठीक है। तो पता लग गया होगा करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। अब बताता हूँ उसका अगला केस कि नीट में, अब यहाँ पे सवाल आता है कि ठीक है भाई नीट करना कैसे है, वो पता लग गया क्या क्या तुम्हें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आता है, बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है। बुक्स पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि सर बुक्स बताइए किस पे क्या क्या करें, क्योंकि मार्केट में 100 तरह के बुक्स हैं। अब मैंने आपसे कहा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक लोग वो जो ज्ञानी बनने आते हैं, जो PhD करने आते हैं सेंटर में, वो डॉक्टर बनने नहीं आए, PhD करने आए हैं। मतलब आप उन्हें पढ़ाओ, BSc का पढ़ाओ, और उन्हें लगता है कि बस हाँ यही तो नीट है, और नीट में जाते हैं उनसे एक क्वेश्चन होता नहीं है। आप मज़े की बात, ज्ञान तो उनके पास पूरे क्लासरूम से ज़्यादा है, लेकिन उनमें पूरी क्लास में से वही एक बंदा जिससे क्वेश्चन नहीं होगा। कारण उसने वो सब पढ़ा जो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। तो सबसे पहले ना आपको इस साल ना थोड़ा सा ना प्रिसाइज रहना पड़ेगा। प्रिसाइज का मतलब ये हुआ कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान नहीं चाहिए। पहले तो आप दिमाग में फिक्स हो जाए कि आप डॉक्टर बनने आए हैं, आप PhD या बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट बनने नहीं आए हैं। आपको सब नहीं पढ़ना, लेकिन आपको उतना पढ़ना है जितने से आपके 700 प्लस मार्क्स आ जाएं। सोचो कितनी अच्छी बात है अगर आप एक बुक लें, लाइक मान लीजिए मैं आपको बायो की बता रहा हूँ, बुक बता, जैसे मान लीजिए दिनेश की बुक की बात करता हूँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिनेश की बुक में से एक ही क्वेश्चन आता है नीट में, क्योंकि ऑब्वियस जो NCERT में उसमें तो है ही, ऐसे बात तो नहीं है इसमें, लेकिन दिनेश में कंटेंट है बहुत सारा, हाँ कि ना भाई। दिनेश की बुक को लिखने के लिए पता नहीं कितने लोगों का हाथ रहा होगा, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लगे। बच्चा सोचता मैं सारा कर लूँ, यही सोचता है बच्चा। अब बच्चा सारा करने बैठ जाता है। इसमें टीचर का जो रोल है सबसे अहम होता है। टीचर यहाँ पे काम करता है एक फ़िल्टर की तरह।
बच्चे को नहीं पता क्या आएगा क्या, टीचर को पता है ये टॉपिक आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। यानी बच्चा सारा तो याद नहीं कर सकता, लेकिन टीचर बता देगा भाई ये, तो टीचर सिर्फ बच्चे को वही चीज़ें देगा। हाँ कि ना? अब बच्चे के सामने 100 नहीं से 10 चीज़ें हैं, बच्चा इन्हीं 10 को कर ले, सिलेक्शन हासिल। तरीका बेस्ट है कि नहीं? और डायरेक्ट पहुंच जाओ एक बार। आप रैंडम पढ़ने बैठ जाओगे, आपको लगेगा वाओ हमें नॉलेज आ रहा है। नॉलेज नहीं, आप PhD करने बैठ गए हो, और इसमें सिलेक्शन आपका ज़िंदगी भर में नहीं सकता। आप चाहे करके देख लेना, ये चीज़ आप कर ही नहीं सकते आप। तो पहली चीज़ क्या है, आपको कोई भी अड़ंगी बड़ंगी बुक नहीं उठानी। आपको इस साल सिर्फ एक बुक को ना अपना माई बाप मान लेना, एक ही बुक को। आपसे क्वेश्चन हो तो भी वही पढ़ना, ना हो तो भी, लेकिन अपने पक्ष से हिलना नहीं है। NCERT को आपको ना सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ NCERT की वैल्यू को लेके। शादी वगैरह में आलू जो है 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो लाए जाते हैं ना, लेकिन सोना कभी भी 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो नहीं आता। कितना आता? ग्राम में आता है ना। क्यों? महंगा है। जो चीज़ महंगी है उसका अमाउंट कम ही रहेगा, और जिसका जो महंगी नहीं सस्ती है उसका अमाउंट ज़्यादा। NCERT गोल्ड है इसीलिए इतना छोटा सा दिखता है, और दिनेश प्रदीप ये आलू है इसलिए ये इतने मोटे दिखते हैं। दुनिया का कोई मेडिकल बच्चा दिनेश प्रदीप से सिलेक्शन ले सकता ही नहीं। सिलेक्शन किससे मिलती है? सिर्फ इसी एक NCERT किताब से। तो सर हमने पढ़ी तो थी, हमसे क्वेश्चन हुआ ही तो नहीं, हमने करे तो से। पहली चीज़ NCERT पहले समझ जाओ कि अभी मैंने नीट का पेपर देखा मैंने साल का, तो मुझे क्या समझ में आया, लाइन, और दूसरा अब ये लोग उतारा रीजनिंग पे, और रीजनिंग जब आता ना यानी कि ढंग से ले लेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे लोग अगर रीजनिंग पे आ गए। माने रीजनिंग मतलब एसेशन रीजन तो वो छोड़ दो, ये हर क्वेश्चन में रीजन के हिसाब से सवाल पूछेगा कि ये ऐसा फंक्शन करता है, क्यों बताओ। ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, इस वजह से, इस वजह से, अब तुम उसी में ढेर। हम तो अब तक करते थे ये चीज़ ऐसे कर रही है, क्यों? ध्यान नहीं दिया। और अब क्या रहा, आप बता क्यों। यानी अब ये कॉन्सेप्ट पे उतरा है। अब लर्निंग सेगमेंट को कह रहा आप साइड कर दो, कह रहा रटने वाला भाग जाओ, अब समझने वाला बच्चे आओ आगे। तो रीजनिंग, और दूसरा स्टेटमेंट से तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, स्टेटमेंट्स को पकड़ेगा ये। और तीसरा आता मैचिंग, मैचिंग 3 सेगमेंट तो रहा है। रीजनिंग का हम करेंगे, जम के करेंगे, टेंशन आ तुम्हारा रीजनिंग का ऐसा सबसे बेस्ट तुम्हारा रीजनिंग का चलेगा, डोंट वरी, क्योंकि अपने को मजा इसी में आता है। स्टेटमेंट के लिए इसमें NCERT की आपको लाइन टू लाइन याद करनी है, इज, एम, आर। सर कैसे करें? NCERT में हजारों ऐसी लाइन, हम कैसे सारा याद कर लें ना, सवाल है कि नहीं? तो भैया इसके लिए मेरी DPP आपके लिए वरदान साबित होगी, डोंट वरी। जिनको मैंने चैप्टर दिया आपको पता लगा होगा NCERT से कितना, अगर आप DPP कर लो आपका NCERT के वर्ड टू वर्ड रट जाएंगे। बताओ NCERT लाइन टू लाइन कैसे याद होती है? याद ऐसे होती है कि मान लो इसने कुछ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब क्या है ना कि नीट में जैसे होता है कि ये है और ये दोनों साथ जा रहे हैं, या ये साथ जा रहे हैं। अब साथ जाके क्या, ये तो बकवास करोगे या कुछ काम की चीज़ को। भाई तुम यहाँ से लेके बस स्टैंड तक जाना है, एक काम करो ना, जो तुमने घर पे पढ़ा क्वेश्चन पूछो दूसरे से। जैसे तू अब जब रीडिंग करे तो ऐसा सोचा करके काम करता हूँ मैं, ऐसे पॉइंट निकालता हूँ जो विशाल को आए ना, और तू निकाल के जो अर्पित को ना आए। अब दोनों क्या है, जब जाओगे क्वेश्चन पूछोगे, तू सोचेगा ये इसलिए नहीं पढ़ा होगा, इससे पूछेगा, इसको जवाब नहीं मिला, ये घर जाके वो लाइन अच्छे से पढ़ेगा, और जो इसको पता है वो तेरे से पूछेगा, तू घर जाके पढ़ेगा अच्छे से। इसका मतलब क्या है, तुम टेस्टिंग भी कर रहे हो कि तुम्हें कितना याद है। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन क्रिएट करा कर कि जैसे मान लो तो कोई लाइन पढ़ रहा है, उसमें लिखा आ रहा है कि यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है ना, तो उससे बोलियो कि वो लाइन बोलियो और लिख दो और बोल दियो डैश, बता यहाँ पे कौन सा वर्ड था। तो अगली बार वो पैरे को अच्छे से पढ़ कर आएगा। अपने आप में जब क्वेश्चन पूछना चालू करोगे ना, मैं बता रहा हूँ सब अच्छे से पढ़ कर आओगे, लेकिन अपने आप में क्वेश्चन पूछना शुरू करना पड़ता है। एक एक सेकंड भी आपको यूटिलाइज करना पड़ता है। यहाँ से बस स्टैंड पे जा रहे हो ना, तो जाते रहे टॉपिक रिवाइज माइंड में हो जाना चाहिए जो सर ने पढ़ाया है। एक एक मिनट यूज़ करो। मैं आपको दावा दे रहा हूँ कि आप तो 600 650 का लेके आए हो ना यहाँ, मैं आपको 700 प्लस का गारंटी इस बात पे दे सकता हूँ। अगर आप लोग एक एक मिनट एक सेकंड यूज़ तो करो आप, और दिन के आप पता नहीं कितने घंटे वेस्ट करते होगे भी। अगर आप वो वेस्ट ना करके उन सब जगह पढ़ाई ऐड कर दो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मुझे बस एक रीज़न दो, क्यों नहीं होगा। 12 महीने बच्चा डेली पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है, डाउट पूछ रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, क्यों नहीं होगा? गारंटीड होगा। कब नहीं होगा? जब बच्चा पूरे 12 महीने पढ़ता ही नहीं है। तो बुक के लिए आपको क्या फॉलो करने, सिर्फ NCERT, इसको माई बाप, इससे हिलना नहीं है। चाहे आपके पेपर में 0 मार्क्स है तो भी NCERT पढ़नी है, ये नहीं कि नहीं ऐसे पढ़ के नंबर नहीं है। भाई इसको छोड़ना ही नहीं है। ये वो साथी है जो आपको हर सुख और दुख में इसका पीछा छोड़ना ही नहीं है।
एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी जब रीड करोगे तो सुन लो आज का रीड कैसे करोगे। मैं तो ऐसे रीड करता था जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, डायग्राम आ गया, देखो डायग्राम में अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक नीले कलर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीले कलर में, अच्छा डार्क पीला है, ये लाइट वाला है तो पीला, ऐसे। अच्छा यार ये इतना थिक है, ये मतलब मेरे पैन के निब के इतना मोटे बराबर है ये। अच्छा इसके ऊपर ना क्यूटिकल लेयर इतनी मोटी बनी हुई है, क्योंकि क्या है ना एग्जाम वाला कुछ भी दे सकता है। वो 4 डायग्राम बनाएगा, वो ऊपर कर देगा 1/4 में ब्लू कलर, नीचे कर देगा येलो कलर, और एनसीईआरटी मान लो हाफ कर रखा है। वो आपसे कलर कलर में खेल सकता है, वो आपसे किसी भी चीज़ में खेल सकता है, आपको खेलने नहीं देना। बस आप उससे पहली बार की चीज़ देख के आ जाओ कि ये एनसीईआरटी डायग्राम में ना एनसीईआरटी के राइट साइड पे यहाँ बना हुआ है, ठीक है, और इस डायग्राम के नीचे ये लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे नॉस्टॉक में ना एन बड़ा लिखा हुआ है। अच्छा ये माने ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है। ऐसे हर एक चीज़ ऑब्जर्व करो। जब हर चीज़ एक ऑब्जर्व करते चलोगे ना, आपकी एनसीईआरटी जिस लेवल की स्ट्रांग हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ आप में खुद में आ जाए कॉन्फिडेंस कि सर हाँ अब हमसे हो रहा, अब हम कर सकते हैं। तो आपको करने के पहली चीज़ बुक्स में आपको एनसीईआरटी और जो सर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी आपको डीपीपी देंगे वो आपको करना है। और तीसरी जो मैं बता तो लास्ट में सबसे अहम है, वो है एक सही कोचिंग का चुनाव करना। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट है जो गलत कोचिंग के चुनाव में उनका करियर नहीं बन पाता है, बहुत है, गिनती में कर भी नहीं सकता ऐसे करना। तो मतलब वो कोचिंग क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा बच्चा हो और गलत टीचर पर पहुंच जाए सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छा टीचर हो गलत बच्चा मिल जाए सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। अच्छा टीचर अच्छे बच्चे का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ना आपके कोचिंग का चुनाव। तो सर कैसे चुनाव करें हम? क्या किसी के नेम पे जाएं कि सर वो बहुत फेमस है इसलिए वहाँ जाए, फीस पे जाएं, किस पे जाएं? तो मैं आपको पहले एक बात समझा देता हूँ, फीस का लेके आपके माइंड में आएगा। भाई देखो ऐसा, अभी इस नीट के लिए जो आप फीस पे कर रहे हो, ठीक है, या बाकी लोग जहाँ भी पे कर रहे हैं, पहली चीज़ आप पे नहीं कर रहे हो, आप अपने एक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। 1 साल पहले 12th में इन्वेस्ट किया था, रिटर्न मिला, अभी देखो रिटर्न मिलेगा। तो सोचो क्या है कि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी के शेयर खरीद रहे हो। मान लो जब किसी के आप शेयर ले रहे हो तो आपकी जेब से लाख रुपए चले गए, आपके पास आज तो नहीं है, और मान के चलो आप 10 साल तक उस कंपनी को देख ही नहीं रहे, क्या लाख रुपए आपकी जेब में है? आपको शायद कभी खाना भी नहीं मिलेगा, भूखे सो जाओगे, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन आपके पैसे कहाँ हैं? शेयर मार्केट। 10 साल बाद तो कंपनी उठ गई, बढ़िया चल गई, लाख से आपने देखा भाई आपकी कंपनी, आपके पैसे 20 लाख हो रखे हैं, है कि नहीं? क्या बोलोगे? थैंक गॉड उस टाइम मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, बोलोगे ना? वही तो यहाँ भी कर रहे हो। पढ़ाई में लगा पैसा खर्चा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। आज कर रहे हो, यहाँ 20 लाख नहीं मिलेंगे आपको, ज़िंदगी भर 20 लाख करोड़ रुपए मिलते चले जाएंगे। तो पहले ना इस दिमाग को थोड़ा सा सही करना है। और एक बात और, हमारे दिमाग में 2 साइड होती है, एक नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। आप 2 साइड को स्ट्रॉन्ग कैसे करना मैं बताता हूँ। मान के चलिए आपके पास 2 भेड़ हैं, 2 बकरियाँ हैं, एक बकरी है और एक बकरी है, मतलब आप मान के चलिए कि आपके जैसे 2 बकरी, ऐसे आपके ब्रेन के 2 पोर्शन, एक नेगेटिव साइड वाला और एक पॉजिटिव साइड वाला। एक नेगेटिव जो आप हमेशा आपको नकारात्मक चीज़ें दिखाता है, और एक जो हमेशा आपको सकारात्मक दिखाता है। आप जिस भेड़ को खिलाओगे उस भेड़ की ग्रोथ होगी, और उतना ही फिर आपके हिसाब से आपकी बॉडी भी उसी के लिए काम करेगी। आप ब्रेन के जिस साइड को डेवलप करोगे, आपका बॉडी उसी के हिसाब से काम करना चालू करता है। आप जितना नेगेटिव अपने आप को रखना चालू करो ना, आपका ब्रेन नेगेटिव साइड वाला डेवलप कर लेगा, आपका बॉडी हमेशा उसी के सुनेगा। कुछ करने जाओगे, अरे तेरे से नहीं होगा, चल ठीक है नहीं होगा यार, अरे तेरे से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ब्रेन का क्या डेवलप करना है? पॉजिटिव साइड वाला हिस्सा, उसको बढ़ाओ बस। और जिस दिन वो बढ़ गया ना, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ देगा वो, फिर आपसे कभी ज़िंदगी में आपको कभी दिक्कत आ भी गई, नंबर भी कम आ गए, क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। हमें अपने आप को साइकोलॉजिकल, आप इस बार जब इस साल में सबसे ज़्यादा आप टूटोगे तो साइकोलॉजिकल टूटोगे इस साल। फिजिकल तो है ही, साइकोलॉजिकल टूटोगे। नंबर कभी कम आ गए, डिप्रेशन आ रही, मेरे से तो होना ही नहीं, सबसे पहला पॉइंट आएगा मेरे से नीट होना ही नहीं। और ये कौन बोल रहा है? ये आपका नेगेटिव साइड वाला। और कर लो डेवलप इसे। आपको इसको डेवलप नहीं कर रहा तो सर कैसे नहीं, हम कैसे करें? तो ऐसा करो, हर चीज़ में ढूंढना चालू कर दो पॉजिटिव चीज़। हर चीज़ में अगर मान के चलिए नंबर कम आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव ऐसे हुई कि भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे नंबर यहाँ कट गए। अगर यही क्वेश्चन मेरे नीट में आए होते तो वहाँ पे मेरे स्कोर में नंबर कम हो जाते, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन अभी मेरे नंबर यहाँ कम हो गए, कम से कम मुझे मेरी गलतियाँ समय से पहले पता लग गई। अब ये गलतियाँ मैं सुधार लूँगा और मैं पहले से बेहतर बन जाऊँगा।
या सुनो, यानी इस नंबर से मुझे बेहतर बनने का मौका मिला, ठीक है, अगले बेटा ये नंबर कम आए, कोई बात नहीं, मुझे और मौका मिल रहा बेहतर बनने का, हम बेहतर बनते। लेकिन अपने आप को इस साल के नेगेटिव माहौल में मत डालना। ब्रेन का नेगेटिव साइड डेवलप करने बैठ गए ना एक बार साइकोलॉजिकल, मैं कह रहा हूँ आधे बच्चे सेलेक्ट नहीं पाते, सिर्फ ये है सर होना ही नहीं हमसे, सर हमारे टेस्ट में आज तक नंबर आए नहीं, अब कैसे आ जाएंगे, ये तो उनकी सोच होती है। ये क्या फिक्स है क्या आज से 10 साल पहले तुम जैसे थे आज से आज भी रहोगे? इंसान हर दिन हर समय चेंज होता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा रिजल्ट आपका 1 साल पहले था वैसा रिजल्ट 1 साल बाद होगा, जबकि आप बदल चुके हो लेकिन रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग सेम रहेगा, है ना? वो एक अजीब फिलॉसफी कि 2 साल पहले हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, हम कह रहे सर अब भी कैसे आ जाएंगे? मतलब क्या तू पहले से अब बेटर है या बेकार है? बेटर ही है ना, तूने हर दिन कुछ ना कुछ सीखा ही है, दिमाग से निकला तो कुछ नहीं है। जब तू बेटर हो तो रिजल्ट भी तो बेटर होगा ना। लेकिन इंसान कहता है जी नहीं नहीं है, हमारा रिजल्ट वही आएगा। तो आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अपने आप को रेडी करें। और नीट में जब कूदे हैं तो भैया सिर्फ इस मेंटेलिटी से कूदे हो कि हाँ अब अपने को नीट निकालना है। अब आपको किसी भी यार दोस्त से भैया थोड़ा सा आप ये दूरी बना लो और साइकोलॉजिकल अपने ब्रेन का पॉजिटिव साइड डेवलप करना, नेगेटिव साइड डेवलप मत करना। और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है भैया उसकी ईमानदारी से सुननी है, अपनी थोड़ी कम चलानी है। टीचर कहता है कि आज इतना करना तो वो होमवर्क करना है, टेस्ट को सीरियसली लेना है, कोई टेस्ट कोई क्लास मिस नहीं करनी, चाहे आंधी है चाहे तूफान है। क्या होगा, भीग कर आ जाओगे और क्या होगा, इससे कुछ होगा नहीं ना। भीग कर पढ़ लोगे, एक दिन भीग कर पढ़ लेके मर जाओगे और बीमार पड़ जाओ कोई बात नहीं, जाके पैरासिटामोल खा लेना, लेकिन कम से कम रात को सोते वक्त जितनी हो कि आज मेरा छूट गया ये, वरना एक क्लास छूटेगी पूरे साल रहोगे। क्या पता उस पूरी क्लास पे आपने सब क्लास ले लेकिन क्वेश्चन उसी क्लास का आ गया जिसने मिस करी थी, यही होता ना। तो भैया सबसे पहले चीज़ क्या, आपको पूरे साल तो क्लासेस मिस नहीं करनी, टेस्ट मिस नहीं करना और थोड़ा सा लोगों का इन्फ्लुएंस में कम आना है। मैंने कहा ना लोग आपको समय समय पे गाइड करने आ जाएंगे कि देख उसका तो निकला नहीं था, पढ़ता था, तेरे से कैसे निकल जाएगा। भाई ये बता, उसका और इसका सेम IQ लेवल है। कोई चीज़ जितना याद करने में इसे समय लगता है उसको भी उतना समय लगता है। जितने घंटे ये पढ़ता है उतने घंटे वो पढ़ता है। क्या जितने जो इसका स्टाइल है पढ़ने का, क्या उसका स्टाइल भी सेम है? जो रिविजन पैटर्न इसका है क्या उसका भी सेम है? आंसर आएगा नहीं। और जब नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बंदे जिनका सब स्ट्रेटजी डिफरेंट हो रिजल्ट सेम कैसे आ जाएगा? कैसे बता जाएगा? या तो कार्बन कॉपी जो है नहीं। तो समय समय पर लोग आपको आएंगे 2 मिनट गिराने के लिए। तो आप मैं कह रहा हूँ आप चालू कर दो, आपको हर 10 दिन मिलेंगे ऐसे लोग, तेरे से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और मैंने क्या बोला है, अगर आपके इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो मज़े तो आपसे लेगा। मतलब आप किस समय खुश हो गए किस समय दुख हो गए ये कंट्रोल कौन कर रहा है? तो अगला तो मजे लेगा ना। ये आपको कंट्रोल करना है कि मुझे कब सैड होना है और कि मुझे कब खुश होना है। अगर ये आपके कंट्रोल में है, अगर किसी ने आपके बारे में 2 बात बुरी बोल दी आप सैड हो गए, अब आपकी ज़िंदगी ख़राब है। चलता फिरता बंदे आपसे मजे ले जाएगा, पता है अरे इसको अभी देख देख सिर्फ मजे लेते हैं, देख अभी देख सैड हो जाएगा देख, क्योंकि आपके इमोशन की डोर उसके हाथ मार की है। अपने हाथ में रखो ना। कोई आके मुझे कुछ बोले, मुझे गुस्सा आना है, मुझे खुश कब होना है, वो सब डिसाइड मैं करूँगा, सामने वाला नहीं। सेम डिमोरलाइज आपको होना नहीं है, आप करोगे, कोई सामने वाला डिमोरलाइज आपको नहीं कर सकता। और नीट के लिए मैंने क्या बोला है, हाई IQ लेवल नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, रिवीजन, ये 3 चीज़ अगर तुम ला सकते हो। तुम कहते हो सर मैं साल भर पढ़ सकता हूँ सर, लेकिन सर मुझे गारंटी जो सिलेक्शन होता है, गारंटी है कोरे कागज़ पर लिख के जिसता हूँ, लेकिन बशर्ते 12 महीने फॉलो करना पड़ेगा। तुम 12 महीने कोई भी ये चीज़ फॉलो कर लो, मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन 200% कन्फर्म है। और सिलेक्शन लेने के लिए 1 साल ही देना होता है, 2 साल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 1 साल देना होता है। क्योंकि ड्रॉपर मैंने कहा ना, ड्रॉपर में कोई पूरे साल पढ़ता ही नहीं है, 2-4 महीने पढ़ते हैं, 2 महीने शुरू में, 2 महीने बाद मतलब एंड में, और क्या कहते हैं सिलेक्शन हो जाए, और वो होता नहीं। फिर क्या बोलते हैं, औरों को बोलते हैं भाई ड्रॉप मत करिए, सिलेक्शन होता नहीं है।